बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कोशिश थी वो ये थी कि भारत को वो एक प्रकार से, अगर एक साधारण लैंग्वेज में मैं बोलूं, तो वो अपना नौकर बना के रखना चाहता था। जिस तरीके से उन्होंने इस अडानी के मसले को टैकल करा, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई गलती थी या किसी प्रकार का कोई एरर था। आज की डेट में अगर मान लीजिए लाखों की मात्रा में हमारे भारतीय गए हैं वहां पर, तो ये शर्मनाक स्थिति है पहली बात तो। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए ट्रंप वापस भी इन इलीगल लोगों को भेज रहे हैं, तो इसमें आज की डेट में हमारे यहाँ पर बैठे हुए कुछ नेता ये बात क्या कर रहे हैं कि इनको जो है सहानुभूति दी जाए। ये चीज मेरे हिसाब से भारत को भी एक अग्रेसिव लेवल पर अब करने की आवश्यकता है। बहुत हो गया इन बांग्लादेशियों को सिर पे चढ़ा के रखने का। ट्रंप कहते हैं कि ब्रिक्स मरा हुआ संगठन है, तो उसका तो हिस्सा भारत भी है। ये हमारे लिए नहीं है, ये चीन के लिए बयान है। इसीलिए आप देखिए कि जब ये बयान आते भी हैं ट्रंप के, तो भारत की तरफ से कोई प्रक्रिया इशू नहीं की जाती। कनाडा ने इवेंचुअली माफी मांग ली। कनाडा की जो अभी 2 हफ्ते पहले रिपोर्ट आई है, उसमें उसने क्लियर कट बोल दिया हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं। Hard evidentiary proof. और अगर कनाडा के पास एविडेंस होता तो जस्टिन ट्रूडो को अपनी सीट नहीं कमानी। बिल्कुल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इस वक्त देश में ऐसे कई मुद्दे गूंज रहे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, लेकिन आम आदमी की समझ में वो मुद्दे आते ही नहीं है, क्योंकि वो विदेश से भी जुड़े हुए होते हैं, लेकिन उनका असर भारत पर भी पूरी तरीके से पड़ता है। आज इस पॉडकास्ट में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रही हूं जो यकीनन आपको हर सवाल का जवाब देंगे। हर सवाल मतलब जो सवाल मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, जो देश विदेश के मुद्दे हैं, उन सब पर आज हम बारीकी से चर्चा करेंगे। मेरे साथ पवनीत सिंह मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, थैंक यू मैम। पवनीत सिंह यूपीएससी के बच्चों को कोचिंग देते हैं। इसके अलावा उनका अपना यूट्यूब पेज है जिसको उन्होंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था, और वो वहां पर बहुत अच्छे से डिटेल में कई टॉपिक्स को आपको समझाते हैं। वहां पर जाकर भी समझ सकते हैं। बाकी आप इस पॉडकास्ट में बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। पवनीत जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है मोदी और ट्रंप को लेकर बात कर लेनी चाहिए। देखिए, हाल ही में मुलाकात हुई। हालांकि भारत में कुछ विरोधी दल के नेताओं ने इस पर नैरेटिव भी सेट किया। नैरेटिव में बाद में आएंगे उस पर, लेकिन इस मुलाकात को आप फायदेमंद देखते हैं? आप समझा पाएंगे दर्शकों को कि एक्चुअल में फायदेमंद थी या इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? देखिए, ये मुलाकात क्योंकि सबसे पहली मुलाकात थी जब प्रेसिडेंट ट्रंप अभी इलेक्ट होकर आए, और उसके बाद अभी भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये पहली अमेरिका का दौरा था उनका। तो इस प्रकार की विजिट को ज़्यादातर हम लोग स्टॉक टेकिंग विजिट बोलते हैं। स्टॉक टेकिंग विजिट का बेसिकली मतलब ये होता है कि अब दोनों देश के जो दोनों नेता हैं वो बैठकर अगले 4 से 5 साल का एक रोड मैप तैयार करते हैं। और जाहिर सी बात है कि क्योंकि भारत के संबंध अमेरिका से पिछले एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन था, उस समय काफ़ी ख़राब रहे हैं। उसका ख़राब होने का कारण क्योंकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कोशिश थी वो ये थी कि भारत को वो एक प्रकार से, अगर एक साधारण लैंग्वेज में मैं बोलूं, तो वो अपना नौकर बना के रखना चाहता था। क्योंकि चाहे वो यूक्रेन का मुद्दा हो, चाहे वो चीन को लेके किसी का भी प्रकार का मुद्दा हो, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोशिश ये थी कि जिस प्रकार से हम चाहेंगे भारत उस प्रकार से ही रिएक्ट करके और हमारे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन हमने यूक्रेन के मुद्दे में उनका साथ नहीं दिया, चीन के मुद्दे में उनका साथ नहीं दिया। इस कारण से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कसर नहीं छोड़ी भारत के अंदर जितनी फॉल्ट लाइन्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करने की। वो चाहे खालिस्तान की फॉल्ट लाइन हो, पन्नू की फॉल्ट लाइन हो, वो चाहे कनाडा में ट्रूडो को एक्सप्लॉइट करके वो एक फॉल्ट लाइन एक्सप्लॉइट की जाए, तो उन्होंने हर एक प्रकार की कोशिश जरूर की थी। लेकिन अब इसी स्टॉक टेकिंग के लिए भारत के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में गए थे, और जो ये विजिट के दौरान हुआ है उसमें हमने सारी चीज़ों का एक रिपोर्ट पेश करके उनको ये बताया कि अभी हमारे रिश्ते इस परिस्थिति में हैं, और इस परिस्थिति से अब आगे क्या जाना है इसके बारे में अब आप बताइए। जहाँ तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, उसको किसी भी प्रकार से भारत के अंदर कोई घरेलू मुद्दे उठाने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा रशिया यूक्रेन का जो मसला है, उसमें भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही बोल दिया कि अगर आप रूस से एंगेज करते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप हमसे एंगेज करते रहिए, आप विश्व में किसी भी शक्ति से एंगेज कीजिए। ये प्रकार की विदेश नीति हर एक देश की होनी चाहिए, और यही जो आज की डेट में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनाई। इसी के बेसिस पे स्टॉक टेकिंग का ये जो काम हुआ, जिसमें एक रोड मैप के बारे में चर्चा हुई। आने वाले समय में आप देखेंगे कि और विजिट्स होंगी। भारत के विदेश मंत्री भी हो सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हो सकते हैं, अन्य मंत्री भी हो सकते हैं जिनका दौरा यूएस में होगा, और उनकी तरफ से भी लोग यहाँ पर आएंगे। और जो अभी एक बिसात बिछी है, रोड मैप बिछी है, इसके ऊपर अगले आप 4 साल में काम होते हुए देखेंगे। वैसे ट्रंप को लेकर एक विचारधारा है लोगों की कि वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है। अगर मैं आपसे पूछूं कंपैरेटिवली बाइडन, अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो बाइडन ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो डोमिनेटिंग साबित होंगे या हुए, या फिर ट्रंप को अगर हम देखें तो वही ज़्यादा डोमिनेटिंग है लेकिन अभी अच्छे बन रहे हैं? देखिए, सिंपल बात यह है कि दोनों पार्टियों का रवैया अलग है। हमें इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि अमेरिका में जो ट्रंप हैं वो रिपब्लिकन हैं, और जो बेसिकली अपने बाइडन थे वो डेमोक्रेट्स थे। जो डेमोक्रेट्स होते हैं उनका रवैया अगर आप समझेंगे तो आप समझेंगे कि वो विदेश नीति किस प्रकार की करते हैं। डेमोक्रेट्स का रवैया हमेशा से ये रहा है कि हम एक वाइट सुपीरियर रेस हैं,
हम लोग एक इस प्रकार के लोग हैं कि हमसे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेट्स का अगर आप ऐतिहासिक तौर पर भी रवैया देखें, चाहे वो बाइडन का हो या उससे पहले का हो, उनका रवैया हमेशा से ये रहा है कि अमेरिका सबसे ऊपर, बाकी देश सारे जो हैं वो अमेरिका के नौकर। तो ट्रम्प भी समझते बिल्कुल हैं। नहीं, ऐसा नहीं नौकर है। तो नहीं समझते, बट वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पर तो काम देखिए, करते हैं। अमेरिका फर्स्ट बोलना एक बहुत अलग बात है। अगर भारत में आज की डेट में हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं भारत फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई भी नेशन हमेशा अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने लोगों के प्रतीक सबसे पहले सोचेगा, और इस चीज में कोई गलत नहीं है अगर ट्रम्प भी सोच रहे हैं। लेकिन ट्रम्प का रवैया सिंपल है कि आप अमेरिका की नीतियों को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, हमारा नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे। आप संबंध रखना चाहते हैं, हम रखने के लिए तैयार हैं, पर नाजायज संबंध नहीं रखेंगे, और ना ही हम आपको नाजायज संबंध रखने भी देंगे किसी प्रकार के। कि भाई फॉर एग्जांपल कि आप अगर एक आज की डेट में भारत को आप समझिए कि भारत अब कोई वो पुराना भारत नहीं रहा है, एक नया भारत है जो आज की डेट में एक विश्व तौर पर एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल देश बन के आ रहा है। अगर आज की डेट में ट्रंप कहता है कि इस ग्लोबली रिस्पॉन्सिबल भारत जैसे देश को मैं किसी प्रकार का टैरिफ का कोई एडवांटेज नहीं लेने दूंगा, तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। भारत ने फॉर दैट मैटर टैरिफ को लेके अभी तक कोई लड़ाई भी नहीं करी है अमेरिका को लेके कि हम जो है उनसे चिढ़ गए कि आपने हमारे ऊपर ये टैरिफ क्यों लगाया। हम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, अगर हम आज की डेट में एक विश्व शक्ति बनना चाहते हैं आगे जाकर, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी आर्थिक परिस्थिति को खुद मजबूत करना है। नहीं, लेकिन एक तरफ व्यापार की बात चल रही है और दूसरी तरफ अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो फिर लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, एक साधारण एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए, जो जनरली लोगों को समझ नहीं आता है कि टैरिफ एक्चुअली है क्या। टैरिफ बेसिकली एक सिंपल प्रकार का एक इंपोर्ट ड्यूटी होता है। अब आज की डेट में मान लीजिए कि अगर अमेरिका भारत से कुछ इंपोर्ट कर रहा है, तो वो ये चाहेगा कि भारत अपना इंपोर्ट मेरे यहाँ पर करने के बजाय मेरे से चीज़ को खरीदे, पहली बात तो। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर भारत इंपोर्ट अमेरिका में करता है, तो ट्रंप का मानना ये है कि हमारे जो अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरर हैं वो compete नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक इतना बड़ा देश है भारत, आपके पास इतनी मशीनरी है, आपके पास इतने स्किल्ड लोग हैं। आप अगर उस मास लेवल पर प्रोडक्शन करेंगे और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर हमारे यहाँ पर चीज़ को लाके डंप करेंगे, तो हमारा मैन्युफैक्चरर क्या करेगा। ट्रंप एक इक्विलिब्रियम चाहते हैं। वो इक्विलिब्रियम ये चाहते हैं कि देखिए, जो चीज़ मेरे पास नहीं है आप लाकर मुझे दीजिए, मैं आपसे लूँगा, जो चीज़ आपके पास नहीं है आप मुझसे लीजिए। ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल बिजनेसमैन है। तो उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी प्रकार से टैरिफ को, हमने पहला टर्म भी ट्रंप का देखा है 2016 से लेके 20 तक का, उस समय भी किसी प्रकार का कोई टैरिफ को लेके लड़ाई भारत ने नहीं करी थी। और अब भी कोई अभी भी कोई इतना बड़ा जवाब नहीं फ्रिक्शन आया भारत की तरफ से, कोई विरोध नहीं हुआ है और विरोध होगा भी नहीं, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट नहीं है। भारत इस समय ये चीज समझ चुका है। हमें ये चीज समझनी है कि भारत आज की डेट में एक विश्व शक्ति बनने के लिए बैठा है। भारत अब वो भारत नहीं है कि जो भूखा नंगा भारत हो, जो देख के लोगों को बोले कि भाई हमारे कटोरे में धन डाल दो, हमारे कटोरे में खाना डाल दो। वो भारत अब खत्म हो गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भारत अब एक रिस्पॉन्सिबल देश के तहत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि टैरिफ कोई बहुत बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट बनेगा। तो ये वही रेसिप्रोकल टैरिफ की हम बात कर रहे हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ है कि मतलब जो चीज़ अमेरिका के पास नहीं है वो हमसे ज़रूर लेगा, जो हमारे पास नहीं है हम अमेरिका से ज़रूर लेंगे। इससे दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होगा। लेकिन हमने देखा जब नरेंद्र मोदी और ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद यहाँ के कुछ नेताओं ने सवाल उठाए, छोटे छोटे क्लिप्स उनके वायरल किए। जैसे फॉर एग्जांपल अडानी का अगर मैं मुद्दा लूँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल हुआ जिसको व्यक्तिगत मामला बता दिया नरेंद्र मोदी ने। कहा कि हम लोग यहाँ पर बैठकर दो देश इस तरीके से बात नहीं करते हैं। इसको लोग कह रहे हैं कि व्यक्तिगत मामला, यानी वही दोस्ती वाले। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो बाकायदा नेता आगे आकर बोल रहे हैं कि हाँ, व्यक्तिगत तो आपका होगा ही क्योंकि वो दोस्त वाली बात कह दी। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? उस मंच पर वो जवाब कितना सही था और कितना गलत? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने इस अडानी के मसले को टैकल करा, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई गलती थी या किसी प्रकार का कोई एरर था। विदेश नीति में कभी भी जाहिर सी बात है कि जब दो बड़े हेड ऑफ द स्टेट दो देशों के बैठते हैं, इन प्रकार की निजी इश्यूज और खास करके इन प्रकार के जो छोटे इश्यूज हैं, पहली बात तो उनके बारे में चर्चा नहीं होती। जैसा मैंने आपको बताया कि मेन पर्पज इस विजिट का था एक रोड मैप को तैयार करना, और उस रोड मैप में ये अडानी का मामला पहली बात तो कोई अड़चन है भी नहीं। और जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ पर जितनी भी विपक्षी दल हैं उनको सवाए अडानी के और कोई मुद्दा है भी नहीं उनके पास देश के लिए रोड मैप नहीं है, देश को लेके क्या करना है उसका कोई रोड मैप नहीं है। और सबसे बड़ी बात वो भी छोड़िए कि देश में उनकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है इस जंक्चर पर। तो जाहिर सी बात है कि उनको नॉन इशूज़ को इशूज़ बनाना एक उनकी पुरानी आदत है, वो करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे अगर उनको ये लग रहा है कि 4 वोट फालतू मिल जाएंगे तो वो इस बहुत बड़े भुलेखे में है। अभी हाल ही के चुनावों में उन्होंने देख लिया कि उनको किस प्रकार की जो संभावनाएं लोग देते हैं आज की डेट में। और जो प्रवासी भारतीयों का मुद्दा उठा, देखिए, प्रवासी भारतीयों का जो मुद्दा उठा, उस मुद्दे में एक चीज़ बिल्कुल तय है और मैं इस प्रिंसिपल पॉइंट पे हमेशा टिका रहूँगा और जो टिका रहता भी हूँ
कोई व्यक्ति अगर भारत से इलीगली गया है, सबसे पहली बात उस इलीगल व्यक्ति को, चाहे वो अमेरिका में हो या किसी भी देश में हो, उस देश का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उसको उठाकर वो भारत फेंके। आप किसी भी देश से अगर इलीगली जा रहे हैं तो आप देश का नाम खराब कर रहे हैं, देश का नाम ऊंचा नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में अगर मान लीजिए लाखों की मात्रा में हमारे भारतीय गए हैं वहां पर, तो ये शर्मनाक स्थिति है पहली बात तो। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए ट्रंप वापस भी इन इलीगल लोगों को भेज रहे हैं, तो इसमें आज की डेट में हमारे यहाँ पर बैठे हुए कुछ नेता ये बात क्या कर रहे हैं कि इनको जो है सहानुभूति दी जाए। आप तब सहानुभूति क्यों नहीं दे रहे थे जब इन लोगों को इलीगली भेजा जा रहा था? उस समय तो आप ही के रैकेट्स चल रहे थे। आज की डेट में पंजाब की सरकार ये बात बोल रही है कि भाई हम जो है इनको स्किल देंगे, हम इनको जो नौकरी देंगे। आपने तब क्यों नहीं दिया ये सब जब ये लोग इलीगली जा रहे थे? तब ये रैकेट्स को आपने क्यों नहीं रोका? तो जाहिर सी बात है, ये चीज़ को समझिए कि किसी भी देश के लिए एक दाग है। और हमारे यहाँ पर ये जिस प्रकार के रैकेट्स चल रहे हैं आज की डेट में, जिसमें इलीगल इमिग्रेशन कराई जा रही है, आप ज़्यादातर इन लोगों के प्रोफाइल देखिए, 50% से ज़्यादा ये लोग वो हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस थे, जो इलीगल तरीके से भागे। आपको अगर अमेरिका जाना है, किसी भी देश में जाना है, आप लीगल तरीके से जाइए। कौन रोक रहा है आपको आज की डेट में? तो जो लीगल तरीके से रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लीगल तरीके से जो रह रहे हैं, अगर वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट इस प्रकार से कर रहे हैं कि जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो पहली बार ट्रंप को उनसे कोई आपत्ति नहीं है। और ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड इस प्रकार से होगा कि उनका कंट्रीब्यूशन अमेरिका में क्या है। अगर वो अमेरिका में रहकर मान लीजिए अमेरिका के सोशल बेनिफिट्स को वहां पर ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो अमेरिका पे बोझ है। लेकिन अगर वही व्यक्ति मान लीजिए अमेरिका में बैठकर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को बना रहा है, चाहे वो सॉफ्टवेयर के हो, हार्डवेयर के हो, या किसी भी और प्रकार का कोई व्यापार हो, जिससे कि वो सरकार के अंदर टैक्स के फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इस प्रकार से कोई इशू नहीं है वहां पर। ट्रंप का मुद्दा सिर्फ सिंपल ये है कि हमारे देश में बहुत सारे इलीगल नागरिक दूसरे देशों से आकर रह रहे हैं। वो इलीगल नागरिक वहां पर भी डेमोक्रेट्स की तरफ से वोट बैंक बना दिए गए थे, और वो वोट बैंक को मुझे तोड़ना है। और ये चीज़ मेरे हिसाब से भारत को भी एक अग्रेसिव लेवल पर अब करने की आवश्यकता है। बहुत हो गया इन बांग्लादेशियों को सिर पे चढ़ा के रखने का। ये कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है जिनको हमने पाल के रखा हुआ है। इस मोमेंट पर भारत को भी यही ट्रंप से सीख लेकर इन बांग्लादेशियों को पकड़ के उठा के इनको फेंकना चाहिए बांग्लादेश में। ये हमारे कोई दामाद नहीं है यहाँ पर जिनको हमने पाल के रखा है। तो ये चीज़ अगर भारत भी अपनाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस चीज़ में हमारा समर्थन नहीं करेगा। वो सबसे पहले समर्थन करेगा कि आप इलीगल नागरिकों को निकाल के बाहर फेंकिए अपने यहाँ से। लेकिन भारत के लिहाज से ये बात थोड़ी इम्प्रैक्टिकल सी लगती है। किस किस को कहाँ से कैसे कैसे चुनेंगे, क्योंकि यहीं के वोटर आईडी कार्ड बन गए हैं। हमारे नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया है इस चीज में, तो जो लोग यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड बनवाकर उनके वोट ले रहे हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या है कैसे पता लगेगा? देखिए, यहाँ पर आज की डेट में सबसे पहले कानूनी तौर से एक एनआरसी और सीएए का कानून जो लागू किया जाए, उसके बाद जब एक पैन इंडिया लेवल पर एनआरसी बनेगी, उस चीज़ से ये आइडेंटिफिकेशन आसान होगा। अगर आप पैन इंडिया लेवल पर एनआरसी नहीं लाएंगे, तो पहली बात तो ये आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। असम में कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? असम में भी नहीं, असम में प्रॉब्लम एक ये प्रकार की आई कि जिस प्रकार से वहां पर डेटा कैप्चर किया गया, उस डेटा कैप्चरिंग करने के दौरान कुछ मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे। उन प्रॉब्लम्स को अब नए सर्वे के तहत रेक्टिफाई करके अब वो नया सर्वे बनाया जा रहा है। देखिए, भारत की तरफ से हमें एक चीज़ समझने की आवश्यकता है, ये चीज़ हम पहली बार जीवन में कर रहे हैं। हमारे पिछले 70 साल 75 साल के इतिहास में ये कार्य पहली बार हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक्सपेक्ट करना कि ये कार्य एकदम फुल प्रूफ होगा, ऐसी चीज़ नहीं है। कोई भी चीज़ में टाइम लगता है। आज की डेट में इसरो सैटेलाइट जब उड़ाती है, तो वो कोई पहली बार में सैटेलाइट सक्सेसफुली नहीं उड़ाती है, हिट एंड ट्राई। तो हमें इस चीज़ को पेशेंटली हैंडल करना है। असम में ये चीज़ होगी, असम के बाद दूसरे स्टेट्स में रेप्लिकेट करना है, और ग्रेजुअली हर स्टेट में रेप्लिकेट करके एक पैन इंडिया लेवल पर एनआरसी की इस मोमेंट पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इस मोमेंट पर ये लोग भारत की अर्थव्यवस्था पे एक बहुत बड़ा ड्रैग है। आप सिंपल सी बात देखिए कि आज की डेट में जितने भी मान लीजिए लोअर लेवल पर काम करने वाले लोग हैं, वो चाहे गाड़ी की सफाई करने वाला हो या सब्जी वाला हो या आपके कबाड़ी वाला हो, ये सारी जॉब्स जो हैं बांग्लादेशियों ने कैप्चर कर रखी हैं। तो ये सारा का सारा मार्केट अगर मान लीजिए इलीगल बांग्लादेशी कैप्चर करके रख लेंगे, तो हमारे लोगों को क्या फायदा मिलेगा इसमें? इससे हमारी अर्थव्यवस्था ड्रैग हो रही है या नहीं हो रही? तो ये चीज़ इस मोमेंट पर भारत को एक प्रायोरिटी बेसिस पे करनी है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी जब भारत सेंसस की प्रक्रिया चालू करेगा, क्योंकि सेंसस की प्रक्रिया होनी ही होनी है 2026 से पहले, और सेंसस की प्रक्रिया के साथ साथ एक पैन इंडिया लेवल पर एनआरसी बनेगी। लेकिन इस पर भी एक लड़ाई है नेताओं के बीच में। लड़ाई ये है कि अगर हम कहें असम में घुस जा रहे हैं बांग्लादेशी, तो कोई असम की सरकार को इसके पीछे जिम्मेदार ठहराएगा। अगर हम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी को ठहरा देगा। दिल्ली की बात करें तो वहाँ की सरकार पर बात आ जाती थी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं, वहाँ के जो नेता हैं वो कहते हैं कि आप बीएसएफ से सवाल लीजिए, यानी गृह मंत्रालय से आप सवाल लीजिए। उठकर डायरेक्ट तो किसी राज्य में आ नहीं गए हैं,
वाया बॉर्डर ही आए हैं, अलग अलग राज्यों में आ रहे हैं, तो ये भी एक लड़ाई चलती है। अगर मोटे मोटे तौर पे पूछूं, जिम्मेदार कौन है इन बांग्लादेशियों को या अलग अलग जगह से आने वाले घुसपैठ? अगर हम बांग्लादेश के बॉर्डर को देखें तो अभी हाल ही में भारत में हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम जो हैं यूनियन लेवल के, उन्होंने एक जवाब को भी पार्लियामेंट में देते हुए ये बात बोली है लगभग कि 600 किलोमीटर का बांग्लादेश के साथ बॉर्डर जो है अभी तक सील्ड नहीं है। लेकिन ये चीज़ सरकार को पहली बात करनी ही पड़ेगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि आज ये बांग्लादेशीज़ का जो इमिग्रेशन रैकेट है, इसको समझने की चीज़ हमें ये है कि यहाँ पर ये बांग्लादेश से बॉर्डर पार करके असम और बंगाल में पहले की तरह अब नहीं छुपते हैं, क्योंकि अब असम और बंगाल जब से एक्सपोज हुए हैं कि इन्होंने बांग्लादेशियों को पनाह दी है, तब से इन लोगों ने एक नया मोडस ऑपरेंडी बना रखा है। अब ये बांग्लादेशियों को असम में, बंगाल में घुसा के उनको वहाँ पर 10-12 दिन रख के तुरंत उनको ऐसे राज्यों में भेज देते हैं जहाँ पर आप सोच भी नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इनको कर्नाटका में मैंगलोर में भेज देंगे, बेंगलोर भी नहीं, मैंगलोर, क्योंकि मैंगलोर में कंस्ट्रक्शन के कार्य चल रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए सस्ती लेबर चाहिए। सस्ती लेबर जो है आज की डेट में ये बांग्लादेशी मैंगलोर पहुँच जाएंगे। इस प्रकार से अगर मान लीजिए सस्ती लेबर की आवश्यकता इनको मध्य प्रदेश में, ये वहाँ पहुँच जाएंगे। भोपाल में इस समय इतने बड़े कार्य पर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन और मेट्रो चल रही है, और मेट्रो के ठेकेदारों में कम से कम 10 से 20% उन्होंने बांग्लादेशियों को नौकरी दे रखी है। तो ये वहाँ पहुँचे कैसे? तो ये एक रैकेट है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। अभी हम ट्रम्प का जिक्र कर रहे थे, और ये जो दोस्ती है उम्मीद करते हैं आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर ट्रम्प कहते हैं कि ब्रिक्स मरा हुआ संगठन है, तो उसका तो हिस्सा भारत भी है। तो एक तरफ व्यापार, बाकी टैरिफ के फायदे आपने बता ही दिए कि नुकसान ऐसा कुछ नहीं है, पर ये वाली स्टेटमेंट थोड़ी सी भारत को डेरोगेटरी नहीं लगनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। उसका सिंपल कारण आप समझिए कि देखिए, ट्रम्प को ब्रिक्स पर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स उसी प्रकार का एक मिनीलैटरल संगठन है जिस प्रकार से क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, या उसी प्रकार से फॉर एग्जांपल जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, या I2U2 है, या कुछ भी है। ट्रम्प को समस्या सिर्फ एक चीज़ की है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म में बैठकर, चाहे वो व्यापारिक तौर पर आप उसमें डील कर रहे हो, आप ये बैठकर बात नहीं करेंगे सबसे महत्वपूर्ण कि भाई हमें जो है US डॉलर को रिप्लेस करके अपनी करेंसी लानी है। दूसरी चीज़ ये समझने की आवश्यकता है कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में इस समय अगर आज की डेट में डॉलर को रिप्लेस करके ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार करने के लिए कोई करेंसी लाने की कोशिश कर रहा है तो वो चीन है। तो ये चीन आज की डेट में अपने युआन को इंटरनेशनलाइज करने के चक्कर में सबसे पहले ये नैरेटिव को गढ़ रहा है कि ब्रिक्स एक ऐसा मेरे लिए लॉन्च पैड बनेगा कि मैं ब्रिक्स से अपनी जो करेंसी है युआन, उसको एक चुनिंदा देशों के बीच में पहले इंटरनेशनलाइज करूंगा। कल को वो ब्रिक्स की सक्सेस को मान लीजिए SCO में रेप्लिकेट करेगा, और उसके बाद जाके वो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में करेगा। तो चीन एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप तरीके से चल रहा है कि धीरे धीरे ये जितने मिनीलैटरल संगठन हैं, इनमें धीरे धीरे करके मैं अपनी करेंसी को बेसिकली जो है प्रमोट करूँ। इस चीज़ का समर्थन पहली बात तो भारत भी नहीं देता है। भारत ने खुद ये बात पिछले ब्रिक्स समिट में बहुत स्पष्ट तरीके से बोल दी थी चाइना को भी कि अगर आप अपने युआन को लेके आएंगे तो ये मत भूलिएगा कि यहाँ पर भारत का रुपया भी आएगा। आज की डेट में भारत के रुपये का इंटरनेशनलाइजेशन, वो चाहे रुपे कार्ड से लेकर हो, वो चाहे हमारे UPI ट्रांजैक्शन से लेकर हो, आज की डेट में थाईलैंड से लेकर फ्रांस तक सारे देश जो हैं, इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट के देश, आज की डेट में आप सोचिए कि UPI और रुपए का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये एक अटेम्प्ट भारत की सरकार की तरफ से भी किया जा रहा है। पर हाँ, भारत की सरकार ने कभी ये बात नहीं बोली है कि हम एक विश्व जो व्यापारिक करेंसी है, जो US डॉलर है, उसको रिप्लेस करके कोई दूसरी करेंसी लाना चाहते हैं। भारत की तरफ से तो नहीं बोला गया। तो क्या ये ट्रम्प का बयान फिर सीधा सीधा ये सीधा चीन के लिए है? ये हमारे लिए नहीं है, ये चीन के लिए बयान है। इसीलिए आप देखिए कि जब ये बयान आते भी हैं ट्रम्प के, तो भारत की तरफ से कोई प्रक्रिया इशू नहीं की जाती है। भारत ने कभी कोई स्टेटमेंट काउंटर लेवल पर इशू नहीं किया इसको लेकर। हमें करने की आवश्यकता भी नहीं है इसको लेकर। अच्छा, एलन मस्क से मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी की, और उनके बच्चों से जाकर उन्होंने मुलाकात की, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने पॉजिटिव बात की, कहा कि नरेंद्र मोदी की यही खूबी है कि लोगों से मिलेंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे और एक पॉजिटिव वाइब देने की कोशिश करते हैं। इस मुलाकात के मायने आप किस तरीके से देखते हैं? हमारे लिए कितना जाहिर सी बात है कि एलन मस्क इस समय 2 बड़े इंपॉर्टेंट काम करने के लिए बैठे हैं। सबसे पहला काम उनका ये है कि वो ये इंश्योर कर रहे हैं एक अग्रेसिव लेवल पर कि जो अमेरिका के अंदर उनका डीप स्टेट है उसको बेसिकली पहली बात तो तोड़ा जाए। अब वो जैसे जैसे डीप स्टेट के, खास करके US एड के ऊपर जो उन्होंने अत्याचार करके उसको तोड़ने की कोशिश करी, आज की डेट में दिन प्रतिदिन US एड का इंटरफेरेंस इंडिया में दिख रहा है, और दिख रहा है कि किस प्रकार से इस संस्था ने बेसिकली भारत को तोड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के हित में भी है कि कल को उनसे व्यापारिक रिश्ते बनाए वो। तो कल को मान लीजिए कि अगर एक स्टारलिंक नाम का जैसे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है इंटरनेट की, हम भी चाहते हैं कि भारत में वो टेक्नोलॉजी आए ताकि घर घर में, कोने कोने में देश के जो है हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचे। आज हम लोग पहाड़ों में जाते हैं तो हमारा इंटरनेट ऑटोमेटिकली जो है डाउन हो जाता है, कई जगहों पे इंटरनेट चलता नहीं है, बिल्डिंग के अंदर नहीं चलता है। तो सैटेलाइट इंटरनेट एक फ्यूचर है।
तो जाहिर सी बात है कि भारत की जो विकास की स्टोरी है, पूरी ग्रोथ स्टोरी है, उसमें एलोन मस्क एक बहुत इन्फ्लुएंशियल प्लेयर है। तो उनसे मुलाकात करना, उनसे बातचीत करना, उनसे एक रोड मैप को एक्सप्लोर करना, इसमें कोई गलत काम नहीं है। आपने यूएस एड का जिक्र किया और इसकी बड़ी चर्चा हो रही है आजकल। ये किस तरीके का ऑपरेशन है, भारत में कैसे ऑपरेट हो रहा है? देखिए, खतरनाक है हम लोग के लिए। यूएस एड बेसिकली एक संगठन था जो एक CIA अमेरिका की जो है उसका एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन था। और यूएस एड इस प्रकार से बनाया गया था कि वो बेसिकली दूसरे देशों में रेजिम चेंज करता है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे देश के बगल में बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जो अभी हाल ही में शेख हसीना का रेजिम चेंज हुआ, वो यूएस एड ने पूरा करवाया। अभी जो दिन प्रतिदिन रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें 2-3 चीज़ें बहुत रिसेंट ये पता चली हैं कि किस तरीके से भारत के अंदर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ करता था, वो पूरा का पूरा फैमिली हेल्थ सर्वे का क्वेश्चनर यूएस एड बनाकर भेजती थी। हमारे यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में जाकर डेटा कैप्चरिंग हो रही है लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, और सारा डेटा कैप्चर करके CIA लेके जा रही है। इस प्रकार से यूएस एड पहली बात तो भारत में काम किया, जिसको अभी एक्सपोज किया सरकार ने। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि यूएस एड भारत में इलेक्टोरल आउटकम्स को इंप्रूव करने के लिए जो है वो पैसा दे रहा है। इलेक्टोरल आउटकम को इंप्रूव करने का मतलब है कि लोगों के अंदर बेसिकली इस प्रकार की भावना जगाना कि आप जो है एग्जिस्टिंग रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी का जो सेटअप है उसके खिलाफ आकर वोट दीजिए। तो इससे बड़ा कोई इलेक्शन इंटरफेरेंस भारत में नहीं हो सकता। और फिर साथ में यहाँ पर कुछ चुनिंदा यूट्यूब के अंदर बैठे हुए कार्टल्स हैं जो आज की डेट में एक नेगेटिव नैरेटिव चलाने के लिए काम करते हैं। यूएस एड ने अमेरिका की एम्बेसी को पैसा देके इन लोगों को ऑफिशियल लेवल पर ट्रेनिंग तक दी है। इनको ऑफिशियल लेवल पर समर्थन मिलता भारत के खिलाफ बात करने का। और इन लोगों के, आप जो यूट्यूब पे कार्टल बैठे हैं, कार्टल में सभी जानते हैं किसके ऊपर चर्चा हो रही है। आप इन लोगों के पॉइंट्स को कभी समझने की कोशिश कीजिए। इनका नैरेटिव सिर्फ सिंगल पार्टी नैरेटिव है। इनके हिसाब से सुबह से रात भारत में सब कुछ जो हो रहा है वो सिर्फ नेगेटिव हो रहा है, कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है। सुबह धूप निकलती है तो वो भी नेगेटिव है, दोपहर बारिश होती है वो भी नेगेटिव है। और इनको बहुत चिंता है। और इनको चिंता इसी बात की है कि भाई ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि मोदी करवा रहे। आज तक इनके मुंह से 84 के दंगों के ऊपर मैंने बात करते हुए नहीं सुना इनके। आज तक कभी इन्होंने उन चीजों के ऊपर चर्चा नहीं करी जो किसी और ने की है। हर चीज में इनको सिर्फ एक ही पार्टी के बारे में चर्चा करनी है और नेगेटिविटी फैलानी है। तो ये कार्टल सिस्टम जो पूरा का पूरा चल रहा है, यूट्यूब से लेकर जो ये सो कॉल्ड अपने आप को यूट्यूब पे आके, और सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए, मैंने हमेशा से ये पॉइंट अपने चैनल पर भी ये बात बोली है, ये जितने कार्टल के लोग हैं इन सबका एक कॉमन पॉइंट ये है कि अपने आप को कहते हैं निष्पक्ष पत्रकार। अगर आप इतने ही निष्पक्ष पत्रकार थे तो आप किसी एक पार्टी का पक्ष लेके कैसे बैठे हुए? सुबह से रात सारी डिस्कशन देख लीजिए, सारे थंबनेल देख लीजिए, एक ही पार्टी की चर्चा। ये चीज हमें समझने की आवश्यकता है। ये यूएस एड का इंटरफेरेंस था भारत के अंदर। मतलब हम मान के चलें कि कुछ पत्रकार, उनको फंडिंग मिली है यूएस एड से? मिलती है। वो अभी यूएस एड बंद हो जाएगा तो कोई दूसरा तरीका चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि CIA वो काम करना बंद कर देगी, क्योंकि CIA के अंदर कुछ ऐसे चुनिंदा एलिमेंट्स बैठे हैं जो अभी भी डीप स्टेट के हिस्से हैं, जिनको मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प सरकार अगले 4 साल के अंदर अंदर उनको निकाल पाएगी, क्योंकि ये ऐसे जड़े हुए जख्म है अमेरिका के अंदर जिनको अमेरिका निकाल नहीं सकता। आप एक चीज को देखिए, हमारे यहाँ पर भारत सरकार में ऐसी चीज नहीं है। कई भारत सरकार के आप अधिकारियों का, जो खास करके IAS अधिकारी होते हैं, आप उनका एक पैटर्न देखिए। 30 साल आपने सरकारी नौकरी में सर्व किया, आप IAS से सचिव लेवल पर रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद तुरंत जो है आप एक किताब निकालेंगे और किताब में निकालकर सिर्फ ये बोलेंगे कि भारत में सिर्फ भ्रष्टाचार था। आप 30 साल उसी भ्रष्टाचार के सिस्टम में काम कर रहे थे, आपकी नीयत इतनी खोटी थी, आप छोड़ देते नौकरी। ये चीज को समझिए, ये होती है नैरेटिव बिल्डिंग। इस लेवल पर गेम खेला जाता है CIA की तरफ से। डीप स्टेट को अब कौन हवा दे रहा है? क्योंकि ट्रंप ने तो पहले कह दिया था कि हम इस पर काम करेंगे। देखिए, डीप स्टेट कोई एक संस्था नहीं है, यूएस एड सिर्फ एक संस्था नहीं है। CIA के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया, इतने सारे एलिमेंट्स हैं आज की डेट में डीप स्टेट के। CIA के फंडेड इतने सारे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस एड एक है। 1000 से ऊपर फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। आप किन किन को टैकल करेंगे? और उनके निशाने पर कौन है भारत के अलावा? भारत के अलावा हर वो देश है जो अमेरिका का एजेंडा अपनाएगा नहीं। हर वो देश है। अमेरिका अगर कुछ बोल रहा है, अमेरिका का उद्देश्य सिर्फ ये है कि मेरा एजेंडा आपको चलाना है। अगर आप मेरा एजेंडा चलाएंगे, मेरे हित में बात करेंगे, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। लेकिन ऐसा क्यों है कि डीप स्टेट का जितना इम्पैक्ट भारत में हुआ उतना चीन पर नहीं हुआ? हमने तो चीन में कभी इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि चीन इतनी क्लोज सोसाइटी है कि वहां पर इतनी ज्यादा कंट्रोल्ड चीजें हैं कि हर चीज के ऊपर एक कंट्रोल है चीन की सरकार की तरफ से। और चीन की सरकार ने जो सिस्टम बना रखा है, इंफॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल करना, इंफॉर्मेशन फ्लो को चेक करना, लोगों के प्रति एक आइडियोलॉजी को हमेशा प्रोपोगेट करना, उस चीज को अमेरिका अभी तक पेनिट्रेट करके तोड़ नहीं पाई है। और वो तोड़ नहीं पाएगी आगे भी, क्योंकि चाइना की सोसाइटी ओपेक है। उस सोसाइटी के अंदर ब्रेक करना मुश्किल है। भारत को ब्रेक करना इतना इजी क्यों है, जबकि हम बात करते हैं कि हम 2047 तक विकसित हो जाएंगे? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ नेता हैं जिनके नाम आए हैं कि वो डीप स्टेट से जुड़े हुए थे, जिनके कनेक्शन सोरोस से निकले हैं। भारत
अनफॉर्चुनेटली इसलिए इतना ज़्यादा अफेक्ट होता है क्योंकि यहाँ पर हर नेता का एक प्राइस होता है, हर नेता का एक दाम होता है, और वो उस दाम पे क्योंकि बिकते हैं, इस रीज़न से ये चीज़ यहाँ पर इजीली हो जाती है। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है इस भारत की। मैंने कहीं पर पढ़ा कि जब मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी तो पैरेलली एक और सरकार सोनिया गांधी की चल रही थी। फिर उसके आगे जब मैं डिटेल में पढ़ने के लिए गई तो सोरोस से कहीं ना कहीं कनेक्शन मिला कि जो उसकी कंपनी थी उससे सोनिया गांधी के तार थे। उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे बस ये जानना है कि इतना ईजी है भारत के नेताओं को बरगलाना या उनसे भारत की चीज़ों को उगलवाना, क्योंकि राहुल गांधी बार बार चाइना का मुद्दा उठाते हैं। देखिए, चीन को लेके सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि चीन का जो रवैया है वो सिंपल है। वो अमेरिका के साथ बैकएंड लेवल पर मिले हुए इस प्रकार से हैं कि अमेरिका और चीन के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग है कि अमेरिका चाहता है कि वो एक विश्व शक्ति बनी रहे, और यूरोप के अंदर खास करके जो उसका अमेरिका का खुद का बैकयार्ड है वहाँ पर उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। ये अंडरस्टैंडिंग अमेरिका ने चीन के साथ कर ली है, और चीन को आज की डेट में बोल दिया है कि देखो, तुम जो है एशिया का पूरा जो रीजन है वहाँ पर अपना दबदबा बना लो, यूरोप में दबदबा मेरा रहेगा, और हम एक दूसरे के दबदबे को टैकल नहीं करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट को हम लोग कहते हैं G2, जिसमें एक हो गया यूएस और एक हो गया चाइना। G2 ठीक है, ग्लोबल के 2 प्लेयर्स। ओके। अब यहाँ पर सारी समस्या ये है कि एक दूसरे के बीच में इस अंडरस्टैंडिंग को फर्दर अपने व्यापारिक तौर से एक्सप्लॉइट करने के लिए ये दूसरे देशों में दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप सीधी सी चीज़ देखिए, बांग्लादेश में अमेरिका ने रेजिम चेंज किया, मोहम्मद यूनुस को वहाँ पर बिठाया। इसकी वजह से क्या हुआ, मोहम्मद यूनुस ने तुरंत जो है चीन के साथ रिश्ते इंप्रूव कर लिए। मोहम्मद यूनुस को लाने वाले अमेरिका, मोहम्मद यूनुस के साथ रिश्ते इंप्रूव करने वाला चीन इस मोमेंट पर बांग्लादेश में जाकर डिफेंस लेवल पर रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर रहा है। कोई इस चीज़ को समझा सकता है कि जब रेजिम चेंज अमेरिका ने किया, आदमी जिसको लेके आए वो अमेरिकन आदमी था, आज की डेट में व्यापार वो चीन के साथ कर रहा है। ये गेम जिसने समझ लिया वो विश्व की सारी जियोपॉलिटिकल गेम्स को समझ सकता है। आप बार बार सुबह से रात ये बोले जाएं भारत के अंदर चीन घुस गया, भारत के अंदर जो है चीन घुस गया, कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रूफ नहीं, हवाबाजी करना। इससे क्या होगा, अमेरिका इसी फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करके भारत को बोलेगा कि देखो हमसे जो है मिलिट्री जहाज खरीद लो, चीन तुम्हारे यहाँ घुस गया है। आप एक इनसिक्योरिटी पैदा करो भारत जैसे देश में, जिससे कि सिंपल चीज़ ये होगी कि या तो भारत अमेरिका से कुछ खरीदेगा या चीन से कुछ बातचीत करके खरीद फरोख्त करेगा। धंधा इन दोनों का चलता रहेगा, पिस्ता सिर्फ भारत रहेगा। जिस दिन हम ये चीज़ को समझ जाएंगे कि ये बड़ा खेल है, उस दिन के बाद आप देखेंगे कि 10 साल लगेंगे भारत को एक विश्व शक्ति बनने में। पर हमारे यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि डीप स्टेट के इतने लोग भरे हुए हैं कि जिन्होंने इसी दोनों देशों के धंधे के बीच में अपना एक पूरी इंडस्ट्री बनाकर व्यापार बनाया हुआ। एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। अभी भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए, ट्रंप ने बोला F-35 एयरक्राफ्ट मैं आपको बेचूंगा। भारत के विदेश सचिव जो हैं विक्रम मिश्री, उन्होंने स्टेटमेंट देकर ये बात बोली कि ये अभी कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, इसके बारे में कोई डिस्कशन तक नहीं हुई है, ये सिर्फ ट्रंप का अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट था। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने ये स्टेटमेंट बाकायदा दिया है। लेकिन आप देखिए कि भारत के अंदर जो चंडीगढ़ लॉबी है डिफेंस में हमारी, जिसके बारे में हमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वो क्या है वो सब जानते हैं। चंडीगढ़ लॉबी ने तुरंत जो है इंटेलेक्चुअल स्पेस को कैप्चर करके पूरा का पूरा नरेटिव बनाना चालू कर दिया है, यूट्यूब के कार्टलों से लेकर, राइटिंग से लेकर, अखबारों से लेकर, कि भारत के लिए F-35 जो है या तो वो फायदेमंद होगा, एक नरेटिव वो, या वो नुकसानदायक होगा। तो हमें बेसिकली F-35 को छोड़ के जो है सुखोई 57 खरीद लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात मुझे आप ये बताइए कि इस पूरी चंडीगढ़ लॉबी के डिबेट में चर्चा अगर ये हो रही थी कि हमें F-35 लेना है या सुखोई 57 लेना है, एक मुझे व्यक्ति बता दीजिए जिसने ये चर्चा करके बोला हो, जो ये पॉइंट बोल रहा है कि हमें दोनों नहीं लेने, हम भारत में अपना प्लेन बनाएंगे। कोई नहीं बोलेगा। यहाँ सरकार बोल बोल के मर गई कि हमें आत्मनिर्भर होना है, किसी को आत्मनिर्भरता की नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि जब आप आत्मनिर्भर होगे आपको दूसरे से कोई इंगेजमेंट नहीं करना पड़ेगा। जब आप दूसरे से इंगेजमेंट नहीं करोगे आपका धंधा नहीं बनेगा उससे। आप सुखोई लोगे तो जो रशिया के बेसिकली डीप स्टेट के हिस्से यहां बैठे हैं उनको कमीशन मिलेगी, आप F-35 लोगे उनको कमीशन मिलेगी। आप आत्मनिर्भर बनोगे, किसी को कमीशन नहीं मिलेगी। सारा खेल पैसे का है। पूरा डिबेट देख लीजिए, पिछले एक हफ्ते में आपके सामने है। आप कोई अखबार का आर्टिकल उठा लीजिए, कोई यूट्यूब उठा लीजिए, या तो वो खड़े होकर आपको सुखोई बेच रहा है या खड़े होकर वो आपको F-35 बेच रहा है।
और आई एम सॉरी टू से कि कई अपने आप को दलाल मानने वाले भी आज की डेट में यूट्यूबर्स हैं जो कहते हैं कि हम बहुत बड़े जो है विशेषज्ञ हैं कुछ नहीं, वो एक नंबर के दलाल हैं। सॉरी टू यूज दैट शब्द, बट फैक्ट ये है वो दलाली करते हैं इस काम में, क्योंकि उनके भी कमीशन बंधे हुए हैं। F-35 खरीद लो, हमारे लिए ये अच्छा है। तुम आत्मनिर्भर के बारे में क्यों नहीं बोलते? क्या भारत के पास कैपेबिलिटी और टैलेंट नहीं है? सब कुछ है भारत के पास। अगर चीन जैसा देश आज की डेट में सिविलियन एयरक्राफ्ट बना सकता है एयरबस और बोइंग के सामने, हम क्यों नहीं बना सकते? क्या कमी है हमारे टैलेंट के पास? ये चाहते नहीं है लोग कि भारत अपना टैलेंट यूज करे, ये समस्या है। डीप स्टेट के अलावा डीप सीक, इसकी भी बहुत चर्चा हो रही है, अगर आप दर्शकों को समझा सकें कि डीप सीक तो देखिए वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है चैट जीपीटी का कंपटीशन अच्छा, में। ये उसका कंपटीशन उसका है, कंपटीशन है जो प्राइमरीली बना है विद रिस्पेक्ट टू कि अमेरिका की जो पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्ट्रेटेजी थी उसको काउंटर करने के लिए। ये डीप सीक किसका है? डीप चाइना सीक का? चाइना का है। अच्छा। तो चाइना ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो अमेरिका $20 प्रति महीने के हिसाब से लोगों को बेच रहा था और उसने टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और उसने उसको ओपन सोर्स बना दिया कि ये मेरा सॉफ्टवेयर के कोड्स हैं, इसको कॉपी करके आप कोई भी वेरिएंट्स बना लीजिए। जबकि एआई लिमिटेड है। एआई बेसिकली है वो एआई सॉफ्टवेयर ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस प्रकार से अमेरिका ने चैट जीपीटी और अन्य सॉफ्टवेयर्स बनाए थे वो उन्होंने ओपन सोर्स के बेसिस पर नहीं बनाए थे। बाद में जाकर उनको भी मजबूरन ओपन सोर्स करना पड़ा। तो ये अमेरिका और चीन के बीच में एक टेक्नोलॉजिकल फाइट है। और ये खतरनाक भारत के लिए कितना हो सकता है? ये दोनों पॉइंट से हमारे लिए खतरनाक है। हाँ। क्योंकि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग तब फायदेमंद है जब आप अपने बेसिक्स को जानते हैं। हमारे यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि हमें लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे काम को अब रिप्लेस कर देगा। वो रिप्लेस नहीं, वो सिर्फ सप्लीमेंट कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि कोई मशीन आज की डेट में इस प्रकार की मशीन नहीं है जो आपकी सोचने की क्षमता को बेसिकली कैप्चर करके यूज कर ले। तो लोग पहले कंप्यूटर के बारे में भी तो ऐसे ही कहते थे, यही कहते कि लोग रिप्लेस हो जाएंगे। रिप्लेस हो जाएंगे, कोई रिप्लेस नहीं हुआ, बल्कि कंप्यूटर के आने के बाद तो कितनी नौकरियां मार्केट में क्रिएट हुई, आप उसी से चीज से अंदाजा लगाइए। अच्छा, रॉ को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं और कई देश ऐसे हैं जो आरोप लगाते हैं कि जो भारत के विरोधी हैं उनको यहाँ पर घुस घुस कर मारा जा रहा है। तो क्या वाकई में ऐसा है? चाहे आप कनाडा देख लीजिए, चाहे पाकिस्तान देख लीजिए। मैं तो ये कहूंगा कि अगर मारा भी जा रहा है तो कोई बुराई नहीं है, पहली बात तो। क्योंकि आप भारत के किसी कोने में या विश्व के किसी कोने में अगर आप भारत के विरोधी हैं, आप ज़्यादा समय नहीं रहेंगे, पहली बात तो। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बात करते हैं भारत की पर से, आपके पास अगर कोई क्रेडिबल एविडेंस है ये बात को प्रूव करने का कि हाँ हमारे यहाँ पर घुस के इन्होंने मारा, आप बताइए। देखिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो उत्तर प्रदेश पुलिस या दिल्ली पुलिस की तरह जाके लोगों को सड़क पर थप्पड़ नहीं मारेगी। वो अपना काम इस तरीके से करते हैं कि उसका कोई ट्रेस नहीं रहता है। और जाहिर सी बात है कि इस प्रकार के काम सिर्फ हम नहीं, विश्व की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं। मैंने फिर आपको वही बताया कि समस्या सिर्फ ये है, आप चीज़ को समझिए। अमेरिका जो बार बार ये एलिगेशन लगा रहा था भारत के ऊपर, अभी पिछले एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आप जो है रॉ के एजेंट्स का प्रयोग कर रहे हैं, आपने जो है रॉ को बेसिकली खुला छूट दे दिया इधर उधर ऑपरेशंस करने की। अमेरिका जैसे निहायती घटिया देश के पास ये क्या आज की डेट में ऑडेसिटी है इसके बारे में बात करने की? ये वो लोग हैं जिन्होंने जाकर इनोसेंट जापानियों के ऊपर बम गिराया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने वियतनामीज के ऊपर केमिकल वॉरफेयर किया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने अफगानियों को मारा था और जलाया था। ये बताएंगे हमें आज की डेट में कि हमें क्या करना क्या नहीं करना है। समस्या फिर वही है, रूट कॉज ये है, इन लोगों को हमेशा से ये लगता था, जितनी भी विश्व शक्तियां हैं, कि भारत एक डोसाइल देश है, भारत एक ऐसा देश है जो कभी उभर के कोई काम नहीं करेगा, वो हमेशा दूसरों के नीचे रह के ही काम करेगा। अब भारत ने बोला है कि मैं तुम्हारे नीचे नहीं, तुम्हारे बगल में खड़े होकर काम करूंगा, जो मुझे करना है, अपने राष्ट्रीय हित के लिए जो काम करना है। ये चीज आज की डेट में भारत कर रहा है, इससे इन लोगों को इरिटेशन है। कनाडा ने इवेंचुअली माफी मांग ली। कनाडा की जो अभी 2 हफ्ते पहले रिपोर्ट आई है उसमें उसने क्लियर कट बोल दिया हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है। और अगर कनाडा के पास एविडेंस होता तो जस्टिन ट्रूडो को अपनी सीट नहीं गंवानी पड़ती। बिल्कुल। ये चीज से ही प्रूव हो जाता है सारा गेम उनका। क्या चीन वाकई में भारत का दुश्मन है या नहीं है? क्योंकि सैम पित्रोदा तो कह रहे हैं कि नहीं है। देखिए चीन इस समय हमें यह समझना है कि उसकी भारत के साथ प्रॉब्लम क्या है। भारत के साथ उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो हमेशा से ये चाहता था कि एशिया के अंदर चीन नंबर 1, भारत नंबर 2 रहे, पहली बात तो। अब हो क्या रहा है कि जब से भारत ने कहा है कि भाई हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक सिंपल साधारण लैंग्वेज में मतलब होता है कि विश्व में मल्टीपल विश्व शक्तियां हों और हर एक शक्ति जो है अपना शक्ति प्रदर्शन कर पाए।
ये चीज चाइना को सबसे पहले तो खटकती है, क्योंकि उसे अपने आप को नंबर क्योंकि उसको अपने आप को नंबर 1 बनाना है। और देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो देश इस मोमेंट पर विश्व शक्ति होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके साथ में कोई कंपटीशन आए। यही चीज अगर आज की डेट में अमेरिका और चीन के बीच में देखें तो अमेरिका को यही चीज खटकती है कि चीन मेरे को रिप्लेस करने में क्यों आ रहा है, चीन को यही चीज खटकती है भारत मेरे साथ कंपटीशन क्यों कर रहा है। तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यही है रूट कॉज में कि चीन चाहता नहीं है कि भारत का विकास हो। अब वो उसके लिए अमेरिका का प्रयोग करे, जैसा हमने देखा, वो उसके लिए भारत के अंदर के डीप स्टेट का प्रयोग करे, वो साथ में पाकिस्तान का प्रयोग करे, कनाडा का प्रयोग करे, किसी भी देश का प्रयोग करे। चीन हर एक गतिविधि करेगा जिसके तहत वो सिर्फ ये इंश्योर करने की कोशिश करेगा कि भारत के विकास में ड्रेन पैदा हो, भारत के रिसोर्स इधर उधर वेस्ट होते रहे, ताकि वो सारे रिसोर्सेज को एकजुट करके अपने विकास कार्य में ना लगा पाए। ठीक है, अब एक टॉपिक थोड़ा सा हटके लेना चाहूंगी, वो इसलिए क्योंकि बहुत अभी ज़्यादा चर्चा में रहा और उसके बाद ये मांग उठ रही है कि OTT प्लेटफॉर्म्स हो या फिर YouTube हो, सेंसरशिप इसमें भी होनी चाहिए। और आप समझ गए होंगे मैं क्यों ये बात कर रही हूँ। रणबीर इलाहाबादिया ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया उसके बाद से ये हाई प्रोफाइल केस भी हो गया है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, फटकार भी लग गई है कि आपके तो दिमाग में ही गंदगी भरी पड़ी है। सेंसरशिप कितनी ज़रूरी हो गई है अब आज की डेट में? देखिए मेरा मानना ये है कि यहाँ पर एक फाइन बैलेंसिंग की आवश्यकता है। वो इसलिए है क्योंकि जब आप किसी भी कंटेंट को सेंसरशिप करते हैं तो एक बायस उसमें आता है, क्योंकि सेंसरशिप कोई ऑटोमेटिक तो होगी नहीं, किसी प्रकार का कोई बोर्ड होगा जो सेंसरशिप करेगा। आज की डेट में एक उदाहरण के तहत अगर हम फिल्म बोर्ड्स की बात करें, फिल्मों की सेंसरशिप जब होती है जो फिल्म बोर्ड करता है तो वहाँ पर कुछ मनुष्य बैठे हैं और वो फिल्म को देखकर अपने बायस के हिसाब से बताते हैं कि ये चीज़ ठीक है और ये नहीं है। पहली बात तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि पहली बात तो सेंसरशिप इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये गंदगी राइज क्यों हुई, इसका स्प्रेड क्यों हुआ। आज की डेट में इतना दुर्भाग्य है इस देश का कि ये वो देश है जहाँ पर वेदा लिखे गए, ये वो देश है जहाँ पर इतने धर्मों ने जन्म लिया और यहाँ पर हमारे रोल मॉडल आज की डेट में इस प्रकार के लोग हैं जो इस प्रकार की टिप्पणियां करके लोगों को मखौल करके मजाक करके जो है अपना धंधा चलाते हैं। यहाँ पर मैं इन कंटेंट क्रिएटर्स को उतना ब्लेम नहीं करता जितना मैं कंटेंट कंज्यूमर को ब्लेम करता हूँ। आपकी खुद की क्या मर्यादा थी कि आपको आज की डेट में इन जैसे लोगों के इस प्रकार के ट्रैश जोक्स जो हैं उससे आपको खुशी मिल रही है। इससे लोगों की मानसिकता पता चलती है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत के अंदर। रादर देन कंटेंट के ऊपर सेंसरशिप लगाने के, सरकार को सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ करनी चाहिए वो ये है कि आज की डेट में जो भारत की स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, इन चीज़ों के ऊपर, हमारी सिविलाइजेशनल हेरिटेज के ऊपर जो काम करते हैं उनको समर्थन देना चाहिए। आप सोच के देखिए कि कितनी आयरॉनिकल बात है कि इन जैसे छिछोरे लोगों को जिनका मानसिक तौर से क्या आइडियाज इनके मन में है वो अब एक्सपोज हो गए, तो पता चल गया कि इन जैसे लोगों को हम अवार्ड्स देके नेशनलाइज करके आइडल बना रहे हैं और हमारे देश में अन्य हजारों ऐसे चैनल चल रहे हैं इस मोमेंट पे जो स्पिरिचुअलिटी से लेकर, फिलोसफी से लेकर, सभ्यता से लेकर, संस्कृति से लेकर बात करते हैं, उनको कोई समर्थन नहीं है। तो ये गेम को अब समझने की आवश्यकता है कि दिस इज द टाइम टू चेंज। अब अगर बदलाव करके हमने इन जैसे लोगों को सपोर्ट नहीं किया तो ये देश का टेम्पलेट बनता जा रहा है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि भूलने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से देखें तो कुछ आपके देश के जो एडवर्सरी, वैरी हैं, उनका भी उद्देश्य ये है कि इन जैसे लोगों को समर्थन मिले, क्योंकि इन जैसे लोगों के समर्थन से यूथ का माइंड करप्ट होता है और यही वो लोग चाहते हैं। क्योंकि आपको फिर मैंने एक चीज़ बोली, अगर भारत को विकसित बनना है, विकसित भारत के लिए हमें एक एजुकेटेड जनता चाहिए, एक एजुकेटेड जनता जो भारत के विकास के लिए कार्य करे। यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि वो चीज़ ना हो। यहाँ पर ये लोग चाहते हैं, बड़ी विश्व शक्तियाँ भी ये चाहती हैं कि भारत के अंदर इसी प्रकार के लोग पैदा हों, इसी प्रकार के लोग इन नरेटिव से खुश रहें, इसी प्रकार के कंटेंट को कंज्यूम करते रहें, ताकि इनका जो ओवरऑल इकोनॉमिक पोटेंशियल जो होना चाहिए था देश के प्रति, नेशनलिस्ट पोटेंशियल जो होना चाहिए था देश के प्रति, वो कभी काम ना हो। यानी धीरे धीरे सही हम लोगों की नज़र नहीं पड़ी या हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यूथ इस दिशा में जा रहा है। अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पर नशाखोरी जिस तरीके से बढ़ गई है, सिर्फ पंजाब ही नहीं बाकी राज्यों में भी आप आएंगे तो जो बच्चे हैं या तो वो इस दिशा में जा रहे हैं, टीनेजर्स बच्चे आजकल उस क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं जो हम नहीं सोच सकते। एजेंडे के तहत हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप सिंपल सी चीज़ देखिए कि भारत में आज की डेट में कितनी सरप्राइजिंग बात है कि जब हम ऑनलाइन गेम्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ऑनलाइन गेम एक बहुत बड़ा बिजनेस पोटेंशियल है। बहुत अच्छी बात है, वो है भी, लेकिन किस प्रकार की ऑनलाइन गेम?
आप एक चीज देखिए कि चीन ने पिछले 15 सालों से एक साइलेंट रेवोल्यूशन भारत के अंदर कर रखा है, जिसको हम ना पढ़ते हैं ना समझते हैं, कि वो धीरे धीरे भारत के अंदर वायलेंट गेम्स को प्रमोट कर रहा है। आज की डेट में आप किसी भी बच्चे को देख लीजिए, वो 5 साल से लेके 15 साल का बच्चा हो, अगर वो कोई गेम खेल रहा है तो वो सिर्फ वायलेंट गेम खेल रहा है। हम लोग भी बचपन में गेम खेलते थे, हमारे टाइम पे मारियो नाम की एक गेम होती थी, हम वो खेला करते थे। नहीं, लेकिन दूसरी गेम्स भी कॉन्ट्रा होती, खेलने कॉन्ट्रा वाले भी तो होती लोग थी, थे। हम कॉन्ट्रा भी खेलते थे। लेकिन आज की डेट में ये जो बैलेंसिंग इफेक्ट है, पहली बात ये खत्म हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोफाइल मास वायलेंट गेम्स हैं, और इसके तहत बच्चे को इतना अडिक्ट बना दिया गया उन गेम से कि आप एक चीज़ को, जो मैं हमेशा कहता हूं, जो लोग हमारे देश के नहीं समझ रहे हैं, आज आपका बच्चा अगर 5 साल से वायलेंट गेम खेल रहा है, 5 साल के बाद अगर कोई भारत का वैरी अगर इसी बच्चे को बोलेगा बंदूक उठा के गोली मार, ये बंदा बंदूक उठा के गोली मारने के लिए भी तैयार होगा। और यही आपके एडवर्सरी चाहते हैं। 2047 की जर्नी इतनी आसान नहीं है जितनी हमें दिखती है। स्टेटमेंट देने से नहीं होगा, बहुत कार्य करने पड़ेंगे सोसाइटी के लेवल पर, जो नहीं हो रहे हैं अभी तक। शुरू भी नहीं हुए, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल लाना, ये कार्य अभी तक नहीं हो रहा है। और ये जो अभी हमारे सामने एक सिम्टम निकला, जो देख के कि भाई ये पूरी कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई, ये एक सिम्टम है। इसी प्रकार के आप देखेंगे कि आने वाले सालों में और सिम्टम्स निकलेंगे। यहां पर सारा का सारा रोल एक हाउस होल्ड का है, एक घर का है, एक माँ बाप का है, परवरिश का है कि आप किस प्रकार की परवरिश अपने बच्चे को दे रहे हैं। क्या माँ बाप को ये बात नहीं पता कि उनका बच्चा आज की डेट में किस प्रकार के कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है? क्या माँ बाप को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि उसका बच्चा जो है अश्लील कंटेंट को, इन जैसे लोगों के कंटेंट को सुन रहा है? लेकिन सारा ब्लेम माँ बाप को भी तो नहीं दे सकते हैं। सारा ब्लेम अगर माँ बाप को नहीं दे सकते तो कम से कम परवरिश की कमी का ब्लेम तो माँ बाप को ही है। एक ही घर में 2 बच्चे होते हैं, एक शराब पीना सीख जाता है, एक शराब से बिल्कुल दूरी बना लेता है। बात यह है कि जब आपका बच्चा अगर एक भी शराब पीने के लाइन में जा रहा है, तो माँ बाप उस समय कर क्या रहे थे? माँ बाप सो तो नहीं सकते इस चीज़ को लेके। और कल को अगर आपका बेटा शराब पीने लग जाए तो आप हाथ खड़े भी नहीं कर सकते ये कह के। आपके ही परवरिश में कमी रही है। मैं आज की डेट में भी इन्हीं माँ बाप को ब्लेम करूंगा, जिनकी वजह से आपके बच्चे अगर इन जैसे निकम्मे यूट्यूबर्स का कंटेंट देखते हैं। यहाँ पर कोई फ्रीडम नहीं है। यहाँ पर ये कई लोग जैसे डिफेंड करते हैं कि नहीं, हमारा फ्रीडम है, हमारी राइट है कि हम जो मर्जी कंज्यूम करें। क्या आपका राइट आज की डेट में ये है कि आप अपने मन को इस तरीके से पोल्यूट कर लें? अगर आपका मन ये कहता है तो फिर आपके मन से कोई बात की नहीं जा सकती, क्योंकि उनको सही गलत बताने वाला कोई नहीं है। बात यही है। क्योंकि आज की डेट में जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, वो तो डिस्क्लेमर लगाता था कि भाई मेरे वीडियोस में ये कंटेंट होगा, भाई वो डिस्क्लेमर लगाता था तो क्या आपकी मानसिक परिस्थिति इतनी गिरी हुई थी कि आपको उसके बावजूद भी ये कंटेंट कंज्यूम करने में मजा आ रहा है? इससे सिर्फ आपकी परवरिश की क्या कमी है, आपकी एजुकेशनल एबिलिटी की क्या कमी है, और आपके माँ बाप किस प्रकार के पढ़े लिखे थे कि उन्होंने ये परवरिश दी, वो चीज़ प्रूव होती है। ठीक है, मणिपुर को लेकर बात करना चाहूंगी। मणिपुर में तो अभी मैंने देखा एक वीडियो जिसमें आर्मी तैनात होती हुई नजर आ रही है। मणिपुर के हालातों पर आप कुछ अगर बताना चाहें दर्शकों को, क्योंकि हमने देखा कैसे वहां पर इस्तीफा देना पड़ गया बीरेंद्र सिंह को। उसके बाद के जो हालात हैं वो हम सब देख रहे हैं, जो कुछ हुआ पिछले 1-2 साल में वो भी हमने देखा। तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, मणिपुर की समस्या का ओरिजिन 2022-23 में एकदम से पहली बात तो ये स्पार्क हुई। उससे पहले ये समस्या थी भी नहीं वहां पर। सबसे आयरॉनिकल बात है कि 2022-23 तक कुछ नहीं था मणिपुर में, और 2022-23 से सिर्फ मणिपुर था। ये चीज एकदम से इरप्ट कैसे हुई, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि लेकिन लोग कहते हैं कि कुकी और मैती समाज में तो बहुत पहले से ही लड़ाई होती आ रही है। कुकी मैती समाज हमेशा से एकजुट होकर बहुत समय से रहता आ रहा था, और वो इस प्रकार से रहता हुआ आ रहा था कि इस फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने वाली विश्व शक्तियां जो थीं, उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था। 2022 में सबसे बड़ी चीज़ ये हुई थी कि अमेरिका म्यांमार के अंदर कोवर्ट ऑपरेशन रन करके म्यांमार की सरकार बदलने का कार्य कर रहा है। जिस कार्य को वो अभी भी चला रहा है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि क्योंकि उसको म्यांमार में ऑपरेशन करने थे, तो उसको एक परमानेंट बेस की आवश्यकता थी। 2022 में उसने सबसे पहले भारत को ये बोला था कि आप अपने नॉर्थ ईस्ट में कोई एक राज्य हमें दे दीजिए, वहाँ पर 3-4 एयरपोर्ट हम बना लेंगे छोटे छोटे। अच्छा। हमें उस राज्य में रहकर बेसिकली नॉर्थ ईस्ट से म्यांमार में ऑपरेशंस करने हैं। भारत ने इस चीज़ को लेकर मना कर दिया। जब भारत ने इस चीज़ को लेकर मना किया, तो सबसे पहले तो अमेरिका ने हमको धमकी दी कि फिर हम आपके नॉर्थ ईस्ट में आग लगा देंगे। और ये चीज़ वहाँ से पहली बात तो स्टार्ट हुई। अब ये आग कैसे लगाई गई? ये आग इस प्रकार से लगाई गई कि जितने भी कुकी हैं आज की डेट में, ये कुकी पहली बात तो भारत के अंदर रहते ज़रूर हैं, पर इनका ओरिजिनल इनहेबिटेशन जो है वो भारत का नहीं है। ये कुकी चिन कहलाते हैं। इनका कुकी चिन का मतलब ये है कि ये चिन प्रोविंस जो है, जो कि बेसिकली एक ऐसा जिला है जो आज की डेट में म्यांमार में है, जो पुराना बर्मा था, ये वहाँ के लोग हैं। ब्रिटिश इन चिन लोगों को लाकर इन्होंने अलग अलग राज्यों में इनको लाके पहली बात तो बिठाया था। इनकी सबसे ज़्यादा मात्रा आज की डेट में मणिपुर में, और मणिपुर के जो नेटिव लोग हैं
जो उस इलाके के हैं, उनका नाम बेसिकली है हमारे मेती लोग। अच्छा। मेती समाज के लोग वहाँ के नेटिव इनहेबिटेंट्स थे। कुकियों को बाहर से लाकर पहली बात तो धीरे धीरे ब्रिटिश के समय से आज तक नर्चर किया गया। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी ये कुकी लोग हैं, इन कुकी लोगों को अक्सर पहाड़ी इलाकों में लाकर ब्रिटिश से लेकर अमेरिका ने हमेशा से समर्थन इसलिए किया था क्योंकि पहाड़ी इलाकों में मणिपुर के ये वहाँ पर बैठ के ड्रग कल्टीवेशन करते थे, पॉपी कल्टीवेशन जिसको हम कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ड्रग्स का कारोबार हमेशा से पिछले 40-50 साल से ये कारोबार बेसिकली अमेरिका, ब्रिटेन मिलकर चला रहे थे कुकीज़ के थ्रू मणिपुर के अंदर से। तो ये कोई पहली बार की बात नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर समझने की आवश्यकता ये है कि जब से मणिपुर के अंदर ये बात की धमकी दी गई भारत को कि हम आपके यहाँ पर आग लगा देंगे अगर आपने हमें नॉर्थ ईस्ट का बेस नहीं दिया, इस चीज़ को रोकने के लिए तुरंत जो है बीरेन सिंह की सरकार ने कार्रवाई चालू करी थी कुकियों के ऊपर, क्योंकि कुकियों के जितने भी पॉपी कल्टीवेशन के फार्म्स थे उनको जलाकर पकड़कर कार्रवाई चालू की गई। वहां से अमेरिका ने इस स्पार्क को पकड़ लिया। भारत की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी कि किसी प्रकार से अमेरिका जो है कुकियों का प्रयोग करके कोई कुकी मेथी वायलेंस ना करे। इस कारण से जब से भारत की सरकार ने ये कार्य चालू करा कि जो कुकीज हैं, जो पॉपी कल्टीवेशन कर रहे हैं, उनके पॉपी फार्म्स को जला दिया जाए, तो तुरंत वो लोग जो है अमेरिका का समर्थन लेके उन्होंने मणिपुर में आग लगा दी। अब जब मणिपुर में आग लगी, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अमेरिका ने जाकर शेख हसीना को बोला कि देखो भाई, भारत में मणिपुर में आग लगा दी है, अब तुम हमारे को अपनी टेरिटरी दे दो। जब शेख हसीना ने मना कर दिया, उसका रेजिम चेंज कर दिया इन्होंने। उस रेजिम चेंज से शेख हसीना के लास्ट ईयर इन्होंने भारत को एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि देखिए, मणिपुर एक झांकी थी, असली गेम हमारा जो था वो बांग्लादेश था। बांग्लादेश के बाद अगर आप नहीं सुधरे तो शायद आपके यहाँ पर भी ये परिवर्तन होगा। ये बेसिकली बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का मानना था। और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इस ओवर कॉन्फिडेंस में बैठा था हमेशा की तरह, जैसे पहले हिलरी क्लिंटन के साथ ये समस्या थी कि वो लोग तो बेसिकली चुनाव जीत ही जाएंगे। लेकिन उनको ये समझ नहीं है कि अमेरिका की जनता उतनी मूर्ख नहीं है कि वहाँ पर इन बचकानों मुद्दों को लेकर आपका वो समर्थन करे। जब से ये लोग हारे अपनी सरकार, तब से गेम पलट गया पूरा। तो ये चीज़ है सारी मणिपुर में। अच्छा, सोरोस का जिक्र अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। सोरोस भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है या नहीं है? माने उसे? बिल्कुल, देखिए, खतरा इस कारण से है क्योंकि सोरोस कोई ऐसा नेक फिलेंथ्रोपिस्ट तो है नहीं जो भारत के विकास के लिए यहाँ पर कोई काम कर रहा है। बहुत बड़ा सम्मान लेकिन उसको भी मिला। हाँ ठीक है, सम्मान उसको बाइडन सरकार तो जरूर देगी क्योंकि उन्हीं के काम करने के लिए और उन्हीं के एजेंट्स के थ्रू इंडिया में काम करने के लिए वो हमेशा से काम करता आया है। लेकिन आपको ये चीज़ समझने की आवश्यकता है कि सोरोस का ओवरऑल एजेंडा सिर्फ ये था कि वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का एक एक्सटेंशन था। जैसे हमने बात करी कि यूएस एड एक डीप स्टेट का हिस्सा है, उसी तरीके से यूएस एड के साथ साथ जो बाकी एजेंट्स हैं उनमें से जॉर्ज सोरोस एक एजेंट है। तो इस प्रकार से हमें ये चीज़ देखनी है कि पहली बात, इन लोगों का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमेशा से यही रहा है कि भारत के अंदर जितनी प्रकार की वो गतिविधियां जो अमेरिका के साथ अलाइन नहीं होती, ये उनको बेसिकली काउंटर करना चाहते हैं। तो जॉर्ज सोरोस एक टूल था उस पूरे गेम के पार्ट में। तो ये कहना तो गलत बिल्कुल नहीं है कि वो कोई भारत के लिए खतरा है या नहीं, वो तो खतरा है ही है। क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि भारत के अंदर उन एलिमेंट्स को बढ़ावा देना जो भारत को अमेरिका के साथ जोड़े। ठीक है, बांग्लादेश का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं, जितना आप स्टडी कर पाए हैं अभी तक? क्योंकि शेख हसीना को तो पूरी उम्मीद है कि वो वापस वहां पर आएंगी। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? देखिए, शेख हसीना के बारे में क्या होगा क्या नहीं, ये तो आगे मतलब एक प्रॉब्लमेटिक इशू है ही है। बट ये चीज़ जरूर है बांग्लादेश के फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में कि बांग्लादेश में चाहे कुछ भी हो जाए, वहाँ पर मोहम्मद यूनुस इस साल के अंत तक अपनी सरकार में नहीं रहेगा। इस साल के पहले इस साल के खत्म होने से 2025 के खत्म होने से पहले ही वो व्यक्ति जो है अपनी सरकार को खोएगा। वो वैसे भी केयर टेकर लेवल पर है, कोई परमानेंट लेवल पर नहीं है। सवाल ये उठता है कि वहाँ पर जो है चुनाव होगा। अब उस चुनाव में बीएनपी इस मोमेंट पर एक बहुत बड़ी पार्टी तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वहाँ पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत अवामी लीग को जो है इलेक्शन लड़ने की सहमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो बांग्लादेश में ये बात तो फैक्ट है कि यूनुस का समय कम है। यूनुस के बाद अगर हम बात करें आगे क्या होगा, ये अभी एक अनडिफाइंड एरिया है। एक आखिरी सवाल बस समझना चाहूंगी वक्फ बिल को लेकर। अमेंडमेंट्स होने थे, फिर जेपीसी में उसको डाल दिया गया, फिर जो भी सारे अपडेट्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो हमारे वीडियोस पे लिखते हैं कि उन्हें बारीकी से समझना है। आज आप समझा दीजिए क्या है पूरा इशू, क्या अमेंडमेंट्स होने हैं, अगर आप समझा सके। देखिए, एक साधारण तौर से समझने की कोशिश कीजिए कि वक्फ का कॉन्सेप्ट है क्या। ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि आप जिस समुदाय में रहते हैं, आप जाकर एक अथॉरिटी के सामने सिर्फ इतना कह दीजिए कि भाई ये जो ज़मीन थी, इस ज़मीन के नीचे एक पुराना कब्रिस्तान था। इस ज़मीन के नीचे क्योंकि कब्रिस्तान था,
तो देयरफॉर आप जब वो अथॉरिटी के अंदर जाकर पिटीशन देंगे तो अथॉरिटी क्या करेगी कि उस पिटीशन के बेसिस पे उस लैंड को वक्फ लैंड डिक्लेयर कर देगी। अब वो लैंड के तहत वो लैंड जो है पूरी की पूरी, पहली बात तो आपको चली गई। दिल्ली के इस मोमेंट पर लगभग 30% लैंड जो है या उससे भी ज़्यादा वो वक्फ लैंड है। तो यहाँ पर पहली बात तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉडुलेंट मैकेनिज्म बना हुआ था, जिसके तहत, क्योंकि भारत के अंदर, अब एक चीज़ जो मैं बोलने जा रहा हूँ उससे शायद बहुत लोग समर्थन मेरा करेंगे नहीं, और अक्सर मेरे को क्रिटिसिज्म मिलता है, पर मैं इस पॉइंट पे डटा रहता हूँ। भारत हमेशा से एक ऐसा देश था जहाँ पर सेकुलरिज्म कभी आवश्यकता थी नहीं। सेकुलरिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो भारत के ऊपर इम्पोज किया गया है। सेकुलरिज्म का जो ओरिजिन भी अगर आप देखेंगे तो वो वेस्टर्न कंट्रीज में था, कि जहाँ पर चर्च के अफेयर्स को हमें बेसिकली स्टेट के अफेयर से अलग करना था। भारत के अंदर ये चीज़ समझने की आवश्यकता है कि पहली बात तो चर्च जैसा इंस्टीट्यूशन कोई नहीं था। आज की डेट में जब हम बात करते हैं सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म के अंदर भी कोई एक ऐसी प्रकार की अथॉरिटी नहीं है कि जिसको हम कहें कि सारे सनातनी सिर्फ इसी अथॉरिटी को मानते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पहली बात तो पूरा एलियन था। ये लाया गया था डेलिबरेटली माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए। इस माइनॉरिटी अपीजमेंट का एक एक्सटेंशन सेकुलरिज्म का बना था बेसिकली हमारा वक्फ बोर्ड, जो पूरा ये वक्फ बिल बनाया गया था। इसके तहत सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये था कि इन लोगों को लैंड बेस्ड पावर दे दी जाए, ताकि इस लैंड बेस्ड पावर से ये परमानेंट वोट बैंक बने रहे। अब सारी समस्या सिर्फ ये हो रही है कि जब से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, इस बिल के तहत एक ही चीज़ बार बार बोली जा रही है, और वो ये है कि ये प्रकार की जो नीति है एक साइंटिफिक तरीके से डिसाइड होगी। आप अगर कल को कोई लैंड को क्लेम करना चाहते हैं तो आप उसका एविडेंस दीजिए। ऐसे थोड़ी आप कह देंगे कि आज से 2000 साल पहले जो है यहाँ पर, या 500 साल पहले जो है यहाँ पर एक कब्रिस्तान होता था। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आयरॉनिकल चीज़ आप देखिए कि ये कार्य करने की आज का राइट वक्फ अमेंडमेंट के तहत या वक्फ बिल जो आया था पहले, ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय को है। हिंदू समुदाय अगर आज की डेट में जाकर ये कहे कि यहाँ पर पुराना प्राचीन मंदिर था, तो आप जो है हिंदू रेडिकल हो गए। अगर ये सिख जाके कहे कि यहाँ पर पुराना एक गुरुद्वारा होता था, तो आप खालिस्तानी हो गए। ये सिर्फ उन्हीं को क्यों है? या तो ये आप चीज कर दीजिए कि भाई वक्फ टाइप का गेम सारे समुदायों के लिए, हर एक समुदाय का आदमी आके कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है कि अगर जैनी भी आकर बोले कि आज से 500 साल पहले यहाँ जैन मंदिर था, तो वो लैंड जैन को दे देनी चाहिए। एक समुदाय के लिए क्यों? आप इसी चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या था इस गेम को बनाने का। और दूसरा, आज की डेट में ये भी चीज समझ लीजिए, कहने की बात नहीं है, कौन लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं और कौन लोग हैं इसका ऑपोजिशन कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग ऑपोजिशन कर रहे हैं वही लोग हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था। ऑपोजिशन भी वही लोग कर रहे हैं जिनको इन लोगों का राजनीतिक तौर पर समर्थन मिला था, और चाहिए आगे भी, और आगे भी चाहिए, क्योंकि इनके सिवाय और कोई समर्थन देता नहीं है इनको। तो यही गेम है सारा यहाँ पर जो आज की डेट में है। मैं तो हमेशा से ये बात कहता हूँ, आप वक्फ के साथ जो मर्जी कीजिए, बट ये सारी कॉन्सेप्ट जो वक्फ का है इसको एक्सटेंड करके आप सारे समुदायों को दे दीजिए। कल को हिंदू के पास भी ये राइट होना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप डिसमेंटल कर दीजिए और हिंदू को बोलिए कि ठीक है, आप पिटिशन डालिए, अगर आपका सनातन धर्म का मंदिर आप प्रूव कर सकते हैं, ले लीजिए उसको। क्यों नहीं है ये सिर्फ एक समुदाय के लिए? क्यों? क्योंकि ये बना ही उस प्रोसेस के लिए था कि भाई इन लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। तो वक्फ बिल हो या फिर और कई सारे मुद्दों पर जिसमें यूएस एड, मुझे लगता है लोगों को वो मुद्दा बहुत अच्छे से समझना होगा और उन्होंने समझा भी होगा। इसके अलावा डीप स्टेट कैसे काम करता है, सोरोस भारत के लिए कितना खतरनाक है, ट्रंप और मोदी की मुलाकात हमारे लिए फायदेमंद है तो कैसे है, ये सारी चीज आपने समझी। पवनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपको ये इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।